पेरियार आधुनिक भारत के निर्माता। अध्याय 4 नए ज्ञान की तलाश। इसी दौर में 1905 से 1906 के दौरान उन्होंने अपने इलाके में प्रचलित तमिल विद्वानों के साहित्य का अध्ययन किया। परंपरागत वैष्णव और ब्राह्मणवाद की मनुष्यता विरोधी अंधविश्वासों परंपराओं से बाहर जाते हुए उन्होंने वास्तविक और मनुष्य के हित में रचे गए ज्ञान का स्वाद चखना शुरू किया। इस समय उन्होंने महान बौद्ध विद्वान पंडित मणि आयोथिथास, इरट्टीमलाई, श्रीनिवास करूर के, मारुथलाई पिल्लई, कुथुसी गुरुस्वामी और संत केवल्यम इत्यादि का साहित्य पढ़ना शुरू किया। इन विचारों के साथ वे एक नए और बेहद क्रांतिकारी अवतार में हमारे सामने आते हैं। इसके बाद वे बहुत ही निर्णायक और आक्रामक ढंग से अपने परिवार से ही स्त्रियों की आज़ादी की अपनी खास कोशिशों की शुरुआत करते हैं। ये काम इतने क्रांतिकारी और दूरगामी परिणाम देने वाले होते हैं कि उनकी प्रासंगिकता अभी तक बनी हुई है। आज हम जिस पेरियार को सम्मान देते हैं उस पेरियार का जन्म इसी बिंदु के बाद होता है और पूरी दुनिया में उनकी कीर्ति फैलने लगती है। उदाहरण के लिए विधवा स्त्रियों को दोबारा शादी करने का अधिकार दिलाने के अलावा उन्होंने सही अर्थों में स्त्री सशक्तिकरण के लिए शिक्षा को भी खूब बढ़ावा दिया। यह हम उनके जीवन भर के संघर्ष में एक सतत बहती धारा के रूप में देख सकते हैं। इसलिए उन्हें फादर ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। नेरून चिपेट्टई की अपमानजनक घटना। विवाह के तुरंत बाद समाज, धर्म और धार्मिक अंधविश्वासों के प्रति वे तेजी से सोचने लगे। ठीक इसी समय उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं एक साथ घट रही थी। इन्हीं घटनाओं के आधार पर वे अपनी विचारधारा का निर्णय कर रहे थे। उनके विवाह के कुछ साल बाद 1902 में उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी विचारधारा को एक नया मोड़ देना शुरू कर दिया। सामान्यतः इस घटना का जिक्र बहुत ही कम किया जाता है और हिंदी पट्टी में इसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। इस घटना में उन्हें अपनी और अपने परिवार की सामाजिक और धार्मिक हैसियत के बारे में गंभीरता से सोचने को मजबूर कर दिया था। सन 1902 में यह घटना इरोड शहर के पास नेहरूचिटपेट्टई नामक गांव में घटी। यहाँ एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक हिंदू ब्राह्मण साधु आए हुए थे। इस कार्यक्रम का आयोजन और प्रबंधन स्थानीय एलाइयार इलाके के परिवार ने मिलजुल कर किया था। इस हिंदू साधु का एक भाई भी था उनके साथ इस कार्यक्रम में आया हुआ, जो कि अपराधी प्रवृत्ति का था। इस कार्यक्रम के समय इस भाई के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी हो चुका था। कार्यक्रम के दौरान पेरियार ने उसे धर दबोचने के लिए योजना बनाई। जब पेरियार उसे पकड़ने पहुंचे तब वह व्यक्ति ब्राह्मणों के साथ बैठकर भोजन कर रहा था। पेरियार जैसे ही वहां पर दाखिल हुआ, वहां उपस्थित ब्राह्मणों ने उनकी तरफ नफरत से देखा और सभी ब्राह्मण भोजन छोड़कर अचानक उठ खड़े हुए। इन ब्राह्मणों ने पेरियार के पिताजी से इस बात की शिकायत की कि तुम्हारे बेटे ने हमारा भोजन और धर्म भ्रष्ट कर दिया। पेरियार के पिता एक पक्के वैष्णव थे और ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते थे। नाराज ब्राह्मण को मालूम था कि वेंकट नायर अपने बेटे पेरियार को जरूर सबक सिखाएंगे। पेरियार के पिताजी ने यह बात पता चली तो बहुत नाराज हुए और उन्होंने चप्पलों से पेरियार की पिटाई की। इस घटना ने युवा पेरियार के दिल पर बहुत गहरी चोट पहुंचाई। यह अपने आप में एक निर्णायक क्षण था। इस घटना ने पेरियार के मन में कई सवाल उठा दिए। वे बार बार सोचते रहे कि एक धनी और संपन्न परिवार को भी ब्राह्मणों के ढकोसले के आगे झुकना पड़ता है। इसका कारण खोजते हुए वे अंत में ब्राह्मणवादी धर्म, वर्ण व्यवस्था और ईश्वर से जुड़े अंधविश्वासों को समझने की कोशिश करने लगे। इस घटना की चोट उनके मन पर इतनी गहरी थी, उसके बाद वे वर्षों में उन्होंने सभी लोगों के एक साथ बैठकर भोजन करने की वकालत की ताकि किसी तरह का कोई भेदभाव लोगों के बीच ना रहे। इन्हीं कोशिशों के कारण बाद के वर्षों में तमिलनाडु में एक साथ भोजन करने की परंपरा शुरू हुई। इसी कोशिश का विस्तार
हम बहुत बाद में अम्मा कैंटीन या अम्मा किचन के रूप में भी देखते हैं। यह अम्मा कैंटीन या अम्मा किचन अपने बहुत सस्ते एवं पौष्टिक भोजन के लिए पूरे भारत में एक मिसाल बन गई, जिसके व्यापक सामाजिक और राजनीतिक परिणाम भी हुए। काशी भ्रमण और हिंदू धर्म से मोहभंग। वर्ष 1904 में 25 साल की उम्र में पेरियार ने घर छोड़ने के बाद कुछ समय बेजवाड़ा और कोलकाता में गुजारा। बचपन से ही उनका रुझान लोगों से बात करने और समाज के बारे में सीखने की तरफ था। बेजवाड़ा और कोलकाता के बाद वे वाराणसी अर्थात काशी पहुँचे और वहाँ के धार्मिक जीवन को करीब से देखने की कोशिश करने लगे। वहाँ पर उन्हें ब्राह्मणों, पुजारियों के अनैतिक व्यवहार और धर्म के नाम पर चल रही ठगी को देखकर बहुत झटका लगा। इन सभी ब्राह्मणों को बहुत पवित्र और नैतिक माना जाता था, लेकिन धर्म के नाम पर हो रही लूटपाट को देखकर पेरियार का मन खिन्न हो उठा। पेरियार बनारस में जहाँ रुके थे, वहीं उनके साथ वेंकटरमन अय्यर और गणपति अय्यर नाम के दो ब्राह्मण सन्यासी भी रुके हुए थे। ये दोनों तंजावुर और कोयम्बटूर से आए हुए थे। ये दोनों ब्राह्मण संस्कृत भाषा के विद्वान थे और अपनी बातचीत में संस्कृत ग्रंथों के बारे में चर्चाएं किया करते थे। पेरियार इनके साथ बैठकर इनकी चर्चाएं सुनते थे और अपने बचपन में विकसित हुई शैली के अनुसार इनकी पुराणों और शास्त्रों की कथाओं का मजाक उड़ाते थे। वे दोनों ब्राह्मण संस्कृत विद्वान थे और संस्कृत भाषा के तर्क वितर्क करते थे। पेरियार तेलुगु, कन्नड़, तमिल भाषा में जनमानस में प्रचलित कहावतों और मुहावरों का उल्लेख करते हुए उनकी बातों को काट देते थे। इस समय पेरियार को सुनने के लिए वहाँ पर कई लोग इकट्ठे हो जाया करते थे। धर्म एवं धार्मिक सम्मोहन पर उनका मानना था कि भारत के मूल निवासी द्रविड़ एवं शूद्र लोगों को गुलाम बनाकर उनका शोषण करने के लिए ही ब्राह्मणों ने धर्म और ईश्वर का निर्माण किया है। हालांकि वह सभी धर्मों के खिलाफ थे, लेकिन सभी धर्म स्थानों पर सभी लोगों के प्रवेश करने की आज़ादी के समर्थक थे। इसलिए वे धर्म और ईश्वर को अज्ञान और भय की संतान मानते थे। जहाँ भी धर्म होगा, वहाँ पर स्वतंत्रता, चेतना और व्यक्तित्व की आज़ादी की कोई संभावना नहीं है। भारत के समाज में फैली हुई दर्दनाक एवं अमानवीय परंपराओं जैसे कि सती प्रथा, बहुविवाह प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, स्त्रियों की गुलामी, बंधुआ मजदूरी, जाति व्यवस्था को हिंदू धर्म और हिंदू ईश्वर की धारणा का स्वाभाविक परिणाम मानते थे। काशी हादसा और जीवन को मिली नई दिशा। काशी जब पेरियार गए थे तो पेरियार प्रसिद्ध मंदिर देखने गए तो मंदिर के ठीक पास कुछ धार्मिक समारोह चल रहा था। उन्होंने देखा कि कुछ लोग निःशुल्क भोजन कर रहे हैं। उस मंदिर के ब्राह्मण मेहमानों और आगंतुकों को दान, दक्षिणा और भोजन दिया जा रहा है। इस समय पेरियार को बहुत भूख लगी थी। उन्होंने उस परिसर में प्रवेश करने का प्रयास किया जहां ये ब्राह्मण लोग खाना खा रहे थे। इस समय पेरियार भी धार्मिक व्यक्ति थे और उन्होंने अपने सीने पर पवित्र धागा जनेऊ पहन रखा था, लेकिन दक्षिण भारतीय होने के नाते उनके चेहरे पर मूछें थी। इसलिए द्वारपाल ने सोचा कि यह आदमी ब्राह्मण नहीं है और उन्हें ब्राह्मणों के भोजन के स्थान पर घुसने से मना कर दिया। द्वारपाल ने उन्हें धक्के मारकर पास की गली में फेंक दिया। इस समय वह बहुत ही कमज़ोर और भूखे थे। इतने भूखे थे कि उस गली के सड़क किनारे फेंके हुए भोजन से अपनी भूख मिटानी पड़ी। सड़क किनारे कचरे में भोजन चुनते हुए उन्हें आसपास देखा। उनके आसपास आवारा कुत्ते टहल रहे थे और उसी कचरे से भोजन कर रहे थे। यह एक भयानक अनुभव था। यह भीतर से बहुत क्रोधित और अपमानित महसूस कर रहे थे। ठीक इसी समय उन्होंने नज़र उठाकर सामने की दीवार पर देखा। उनकी नज़र इस धर्मशाला पर लगे हुए सूचना पट पर पड़ी। इसमें लिखा हुआ था कि धर्मशाला का निर्माण एक धनी धार्मिक दक्षिण भारतीय
गैर ब्राह्मण व्यापारी के दान से हुआ है। पेरियार यह पढ़कर चौंके और उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि यदि ये ब्राह्मण दक्षिण भारत के किसी गैर ब्राह्मण व्यक्ति के दान से बने भवन में बैठे हैं तो इसी भवन में मुझे जैसे दक्षिण भारतीय को घुसने से क्यों रोक रहे हैं। वहाँ के ब्राह्मणों के इस व्यवहार से वे काफ़ी निराश हुए। वे वहीं बैठे बैठे इस हिंदू धर्म और इसमें अपनी हैसियत के बारे में सोचने लगे। उनके लिए यह भारतीय समाज में जाति और वर्ण पर आधारित भेदभाव की एक जिंदा मिसाल थी। पेरियार इस अनुभव से पूरी तरह हैरान हुए और दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि अगर मैं भगवान में आस्था रखता हूँ और अगर ये सभी ब्राह्मण भी उसी भगवान की पूजा कर रहे हैं तो वे मुझे इस तरह सड़क पर कैसे फेंक सकते हैं। ईश्वर का विरोध और नास्तिकता का जन्म। इस अपमानजनक घटना के बाद तार्किक बुद्धि से विचार करते हुए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह कोई सामान्य व्यवहार नहीं है बल्कि किसी बड़े परंपरागत षड्यंत्र का हिस्सा है। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों के धर्म और ईश्वर के बारे में गंभीरता से विचार किया। उनकी विचार प्रक्रिया जीवन भर जारी रही और इस भयानक अपमानजनक घटना के बाद उन्होंने कभी भी ब्राह्मणों के धर्म और उनके ईश्वर को सम्मान नहीं दिया। बाद के वर्षों में पेरियार पूरी तरह नास्तिक बन गए और वह कहा करते थे कि कहीं कोई ईश्वर नहीं होता और ना यह दुनिया किसी ईश्वर ने बनाई है। उनका एक प्रसिद्ध कथन है कि कोई ईश्वर भगवान नहीं है, कोई ईश्वर भगवान नहीं है और वहाँ कोई ईश्वर बिल्कुल नहीं है। जिसने भी ईश्वर का आविष्कार किया वह मूर्ख है। जो कोई ईश्वर का प्रचार करता है वह धूर्त है। जो कोई ईश्वर की पूजा करता है वह एक बर्बर इंसान है। इस तरह पेरियार अपने साथ हिंदुओं द्वारा किए गए भयानक अपमान और भेदभाव से एक बड़ी शिक्षा लेकर अपने जीवन में वापस लौट आए। वे अपने घर आकर अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने लगे, लेकिन उनके दिल में जो कांटा चुभ गया था वह बराबर परेशान करता था। हिंदू धर्म पर विचार। पेरियार मानते थे कि हिंदू धर्म असल में द्रविड़ों के ऊपर आर्यों द्वारा थोपा गया एक नया और अंधविश्वासपूर्ण एवं पाखंडी धर्म है। इसलिए वे द्रविड़ों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उत्थान के लिए प्राचीन द्रविड़ धर्म का पुनरुत्थान करना चाहते थे। उनका मानना था कि प्राचीन द्रविड़ समाज में वर्णाश्रम, जाति का आधिपत्य और छुआछूत जैसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। बाद में जब उत्तर भारत की तरफ से ब्राह्मणों की धार्मिक परंपरा एवं कर्मकांडों की बीमारी दक्षिण भारत की तरफ फैली, तब दक्षिण भारत में धीरे धीरे जाति व्यवस्था और छुआछूत फैली। पेरियार का मानना है कि प्राचीन द्रविड़ समाज में जो धर्म फैला हुआ था वह बौद्ध धर्म, ईसाईयत, इस्लाम और आर्यों के ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म से भी बहुत पुराना था। आर्यों के हिंदू या ब्राह्मण धर्म से उनका विरोध जग जाहिर था। वे जब भी भारत के प्राचीन धर्मों की बात करते तो उसमें भी बौद्ध धर्म का पक्ष लिया करते थे। बौद्ध धर्म पर विचार। पेरियार के नज़रिए में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म भारत के प्राचीन और मूल धर्म हैं, जिनका संबंध भारत के प्राचीन द्रविड़ धर्म एवं परंपराओं से है। पिछले कई दशकों में भारत के दक्षिणी राज्यों में बौद्ध एवं जैन धर्म के बारे में जो पुरातत्व की खोजें हुई हैं उनमें पेरियार की धारणा को और बल मिलता है। पेरियार मानते थे कि धर्म की उत्पत्ति पाषाणकालीन बर्बर अवस्था में हुई है, जबकि मनुष्य हर बात से डरता था। डर के मारे आसमान में किसी काल्पनिक माता पिता को खोज करता। इसलिए वे धर्म और ईश्वर को अज्ञान और भय की संतान मानते थे। जहाँ भी धर्म होगा वहाँ पर स्वतंत्र चेतना, व्यक्तित्व की आज़ादी की कोई संभावना नहीं है। भारत के समाज में फैली हुई दर्दनाक परंपराओं जैसे कि सती प्रथा, बहुविवाह प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, स्त्रियों की गुलामी, बंधुआ मजदूरी, जाति व्यवस्था को वह हिंदू धर्म और हिंदू ईश्वर की धारणा का
स्वाभाविक परिणाम मानते थे। पेरियार कहते थे कि बौद्ध धर्म भारत का एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें कि ईश्वर नहीं होता, आत्मा नहीं होती और पूरी तरह तार्किक और वैज्ञानिक धारणा पर आधारित है। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत के प्रति उनके मन में बहुत सम्मान था। वे डॉक्टर अंबेडकर की तरह बौद्ध धर्म को एक वैज्ञानिक एवं तार्किक धर्म मानते थे। लेकिन बर्मा, म्यांमार में रंगून शहर में हुई एक बौद्ध कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के आलसी एवं निकम्मे जीवन सहित उनके भयानक कर्मकांडों को करीब से देखा। यह सब देखकर उन्हें बड़ा झटका लगा और इस रंगून कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को भी अन्य अंधविश्वासी धर्मों की तरह देखना शुरू कर दिया। इस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करने का विचार त्याग दिया। उत्तर के क्रांतिकारी विद्वान राहुल सांत्यायन भी चीन में एक ऐसे ही बौद्ध सम्मेलन के बाद इससे निराश होकर नास्तिकता तक पहुंच गए। बौद्ध धर्म के अलावा पेरियार ने ईसाई धर्म के बारे में भी खुलकर लिखा और बोला, ईसाई धर्म को मूर्ति पूजा एवं ईश्वर में अटूट विश्वास रखने की परंपरा के कारण यह खतरनाक धर्म मानते हैं। वे बताया करते थे कि मूर्ति पूजा और उसी से जुड़े कर्मकांड सब तरह के अंधविश्वासों एवं इंसान के भेदभाव का स्रोत है। जब तक मूर्ति पूजा एवं उससे जुड़े कर्मकांड खत्म नहीं होते, मनुष्य से मनुष्य के बीच में प्रेम और भाईचारे का जन्म नहीं हो सकता। इस्लाम पर विचार। अन्य धर्मों के बारे में उनके नज़रियों की बात करें तो वे सबसे अच्छा धर्म इस्लाम को मानते थे। इतना ही नहीं, वे इस्लाम के सामाजिक भाईचारे और बराबरी के सिद्धांत में बहुत प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को सलाह दी थी कि अगर सामाजिक न्याय के लिए धर्म परिवर्तन करना ही है तो इस्लाम को चुनना ज़्यादा बेहतर है। पेरियार इस्लाम की बड़ी प्रशंसा करते थे क्योंकि इस्लाम के अंदर एकता, बराबरी और भाईचारा कूट कूट कर भरा हुआ है। इस्लाम में ना किसी प्रकार की मूर्ति है, सो मूर्ति पूजा का कोई काम नहीं है और कुरान एवं हदीस के सिद्धांतों के अनुसार इसमें हिंदू धर्म की तरह किसी भी तरह के भेदभाव या छुआछूत का कोई स्थान नहीं है। इसके बावजूद वह चाहते थे कि किसी भी देश में किसी भी तरह के धर्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। पेरियार इस्लाम की प्रशंसा इस अर्थ में करते थे कि अगर किसी को पुराने जातिवादी एवं पाखंडी धर्म से मुक्त होने के लिए किसी नए धर्म की आवश्यकता है तो वह इस्लाम अपना लेना चाहिए। हालांकि अंतिम रूप से सभी धर्म फिर से उसी तरह के ईश्वर एवं उसके कर्मकांड में फंस जाते हैं। पेरियार की इस बात को हम भारत के इस्लाम एवं मुसलमानों में घटित होते हुए देख सकते हैं। कुरान एवं हदीस के सिद्धांतों में जाति व्यवस्था की कोई संभावना नहीं है, लेकिन भारत के मुसलमानों में जाति व्यवस्था बिल्कुल साफ नज़र आती है। सार्वजनिक जीवन की शुरुआत। सन 1904 में पेरियार के बनारस से लौटने के बाद उनके पिता ने भी सोचा कि बेटे को बड़ी जिम्मेदारियां देनी चाहिए। पिता भी समझ चुके थे कि बेटा दुनिया देखकर कुछ अनुभव लेकर आया है, इसलिए अब वह परिवार और व्यापार की जिम्मेदारी उठाएगा। उनका ऐसा सोचना सही साबित हुआ और युवा पेरियार ने अपने पुश्तैनी व्यापार में मन लगाना शुरू कर दिया। वह लोगों से बहुत घुल मिलकर बात करते थे और उनके मनोविज्ञान पर गहरी नज़र रखते थे। इसका फ़ायदा उन्हें अपने व्यापार में मिलने लगा। वह बहुत आसानी से लोगों के मन की बात समझ लेते और अपनी व्यापारिक रणनीति बनाने में इस समझ का फ़ायदा उठाते। धीरे धीरे आसपास के व्यापारी उन्हें पसंद करने लगे और उन पर भरोसा करने लगे। इस प्रकार युवा पेरियार का व्यापार दिन दुना रात चौगुना बढ़ने लगा। व्यापारी पेरियार के आचरण में समाजवाद। अपनी व्यवहार कुशलता से इस प्रकार व्यापार में तरक्की कर रहे पेरियार ने अपने व्यापारिक लाभ को स्वयं अपने तक सीमित नहीं रखा। वह जो भी कमा रहे थे उस कमाई को उन्होंने 49 हिस्सों में बांटकर इस्तेमाल किया। इन 49 में से एक हिस्सा सामाजिक कार्य के लिए इस्तेमाल किया गया। बाकी के 48 हिस्सों को
भी 16 हिस्से व्यापार में निवेश करने के लिए और 16 हिस्से अपने साझेदारों और कर्मचारियों को मासिक वेतन देने के लिए रखे गए थे। यह कारोबार के लाभ को वितरण कर पेरियार का अपना तरीका था। अगर हम आज उस समय पर गौर करें तो यह एक तरफ की समाजवादी विचारधारा पर आधारित रणनीति थी, जिसमें कि व्यापार का मुनाफा सभी मेहनतकशों में बांटा जा रहा था। इसी तरह अन्य व्यापारियों से मधुर संबंध बनाए रखते हुए उन्होंने अपने कर्मचारियों से भी बड़े अच्छे संबंध बनाए हुए थे। यह बहुत अच्छा चल रहा था और वे जब अपने कारोबारी जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहे थे, तभी 1911 में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। यह उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था। अब पिताजी के द्वारा छोड़ा हुआ व्यापार और उनके द्वारा कमाई हुई मान प्रतिष्ठा की रक्षा करने की पूरी जिम्मेदारी पेरियार के ऊपर आन पड़ी। बढ़ता व्यापार और नई जिम्मेदारियां। पेरियार ने अब तक के जीवन में अपने पिताजी से कारोबार के जुड़े बारीक से बारीक गुण सीखते हुए काफ़ी समझ हासिल कर ली थी। उनकी अपनी विशिष्ट शैली और चतुराई के कारण उनके पिताजी की मृत्यु के बाद भी उनका कारोबार उसी गति से आगे बढ़ रहा था। वे फिर से अपने व्यापार में तरक्की करते हुए आगे बढ़ने लगे। साथ ही पेरियार अपने आसपास के जनजीवन में भी रुचि लेने लगे और आसपास घट रही घटनाओं को गंभीरता से देखते हुए तथा धीरे धीरे लोगों से बात करते हुए लोगों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक समस्याओं के बारे में सलाह देने लगे। इस तरह पेरियार धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने लगे और लोग उनका सम्मान करने लगे। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद व्यापार में बढ़ते दबाव एवं सामाजिक जीवन के बीच पेरियार बहुत व्यस्त होते चले गए। अब धीरे धीरे वह स्थिति बन गई कि उन्हें अक्सर सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के लिए अलग अलग मुद्दों पर भाषण देने के लिए बुलाया जाने लगा और उनकी व्यापारिक सूझबूझ अब रणनीति और सामाजिक सूझबूझ में बदलने लगी। इस दौरान 1915 में इरोड में जब प्लेग फैला, तब सार्वजनिक जीवन की शुरुआत। सन 1904 में पेरियार के बनारस से लौटने के बाद उनके पिता ने भी सोचा कि बेटे को बड़ी जिम्मेदारियां देनी चाहिए। पिता भी समझ चुके थे कि बेटा दुनिया देखकर कुछ अनुभव लेकर आया है, इसलिए अब वह परिवार और व्यापार की जिम्मेदारी उठाएगा। उनका ऐसा सोचना सही साबित हुआ और युवा पेरियार ने अपने पुश्तैनी व्यापार में मन लगाना शुरू कर दिया। वह लोगों से बहुत घुल मिलकर बात करते थे और उनके मनोविज्ञान पर गहरी नज़र रखते थे। इसका फ़ायदा उन्हें अपने व्यापार में मिलने लगा। वह बहुत आसानी से लोगों के मन की बात समझ लेते और अपनी व्यापारिक रणनीति बनाने में इस समझ का फ़ायदा उठाते। धीरे धीरे आसपास के व्यापारी उन्हें पसंद करने लगे और उन पर भरोसा करने लगे। इस प्रकार युवा पेरियार का व्यापार दिन दुना रात चौगुना बढ़ने लगा। व्यापारी पेरियार के आचरण में समाजवाद। अपनी व्यवहार कुशलता से इस प्रकार व्यापार में तरक्की कर रहे पेरियार ने अपने व्यापारिक लाभ को स्वयं अपने तक सीमित नहीं रखा। वह जो भी कमा रहे थे उस कमाई को उन्होंने 49 हिस्सों में बांटकर इस्तेमाल किया। इन 49 में से एक हिस्सा सामाजिक कार्य के लिए इस्तेमाल किया गया। बाकी के 48 हिस्सों को भी 16 हिस्से व्यापार में निवेश करने के लिए और 16 हिस्से अपने साझेदारों और कर्मचारियों को मासिक वेतन देने के लिए रखे गए थे। यह कारोबार के लाभ को वितरण कर पेरियार का अपना तरीका था। अगर हम आज उस समय पर गौर करें तो यह एक तरफ की समाजवादी विचारधारा पर आधारित रणनीति थी, जिसमें कि व्यापार का मुनाफा सभी मेहनतकशों में बांटा जा रहा था। इसी तरह अन्य व्यापारियों से मधुर संबंध बनाए रखते हुए उन्होंने अपने कर्मचारियों से भी बड़े अच्छे संबंध बनाए हुए थे। यह बहुत अच्छा चल रहा था और वे जब अपने कारोबारी जीवन
में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहे थे, तभी 1911 में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। यह उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था। अब पिताजी के द्वारा छोड़ा हुआ व्यापार और उनके द्वारा कमाई हुई मान प्रतिष्ठा की रक्षा करने की पूरी जिम्मेदारी पेरियार के ऊपर आन पड़ी। बढ़ता व्यापार और नई जिम्मेदारियां। पेरियार ने अब तक के जीवन में अपने पिताजी से कारोबार के जुड़े बारीक से बारीक गुण सीखते हुए काफ़ी समझ हासिल कर ली थी। उनकी अपनी विशिष्ट शैली और चतुराई के कारण उनके पिताजी की मृत्यु के बाद भी उनका कारोबार उसी गति से आगे बढ़ रहा था। वे फिर से अपने व्यापार में तरक्की करते हुए आगे बढ़ने लगे। साथ ही पेरियार अपने आसपास के जनजीवन में भी रुचि लेने लगे और आसपास घट रही घटनाओं को गंभीरता से देखते हुए तथा धीरे धीरे लोगों से बात करते हुए लोगों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक समस्याओं के बारे में सलाह देने लगे। इस तरह पेरियार धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने लगे और लोग उनका सम्मान करने लगे। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद व्यापार में बढ़ते दबाव एवं सामाजिक जीवन के बीच पेरियार बहुत व्यस्त होते चले गए। अब धीरे धीरे वह स्थिति बन गई कि उन्हें अक्सर सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के लिए अलग अलग मुद्दों पर भाषण देने के लिए बुलाया जाने लगा और उनकी व्यापारिक सूझबूझ अब रणनीति और सामाजिक सूझबूझ में बदलने लगी। इस दौरान 1915 में इरोड में जब प्लेग फैला, तब पेरियार ने बीमारों की सेवा के लिए अपने कारोबार से कमाई धन संपत्ति का खुलकर इस्तेमाल किया। समाजसेवी पेरियार की विविध भूमिकाएं। वे अपने पिता की तरह ही एक बड़े समाजसेवी और लोगों की मदद करने वाले सज्जन इंसान थे। वे अपने पैसे का इस्तेमाल लोगों का दुख दूर करने के लिए किया करते थे। इस प्लेग की भयानक बीमारी के दौरान उन्होंने गरीब एवं बीमार लोगों के खाने पीने और दवाई इस्तेमाल करने के लिए खूब पैसा खर्च किया। उस समय इरोड के हजारों लोग उनकी सेवा भावना के लिए उन्हें पुरस्कृत करने का मन बना लिया। पेरियार को इसलिए लोगों ने इरोड नगरपालिका सहित तालुका और जिले के बोर्ड में अपना प्रतिनिधि बनाया। पेरियार ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में ही कई महत्वपूर्ण पदों पर भूमिका निभाई। वे इरोड के व्यापारिक एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, साउथ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उप समिति में सदस्य रहे, मानद मजिस्ट्रेट, शहरी कोऑपरेटिव बैंक के सेक्रेटरी और तालुका बोर्ड के सदस्य भी रहे। इस प्रकार की भूमिकाओं में पेरियार ने अलग ही छाप छोड़ी। इन पदों पर काम करते हुए बहुत सावधानी से गरीब, पिछड़े और स्त्रियों के लिए योजना बनाने और उन योजनाओं की पूरी ईमानदारी और चतुराई के साथ लागू करने की कोशिश करते थे। उन्होंने इरोड पर नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में इरोड शहर को कावेरी नदी से सुरक्षित और साफ पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करवाई। इसके अलावा उन्होंने मंदिरों का रखरखाव सुधारते हुए मंदिरों से जुड़े हुए आर्थिक लेखजोख को भी ठीक किया। इरोड नगर पालिका में उनके नेतृत्व में साफ सफाई की व्यवस्था बहुत सुधर गई। उनके आने से पहले पूरा शहर अस्त व्यस्त और गंदा नजर आता था, लेकिन उनके नेतृत्व में पूरा शहर चमक धमक कर एकदम नया हो गया। पेरियार की सफलताओं का सी गोपालाचारी पर प्रभाव। इरोड शहर के कार्यकल्प की खबर तत्कालीन कांग्रेसी नेता और सेलम नगर पालिका के चेयरमैन श्री गोपालाचारी के पास भी पहुंची। वे पेरियार की कर्मठता और सूझबूझ से बड़े प्रभावित हुए। पेरियार के काम को उन्होंने बड़ी बारीकी से देखा और निर्णय किया कि सेलम शहर की व्यवस्था के लिए भी पेरियार की मदद ली जाए। पेरियार ने भी उदार हृदय से सेलम शहर की मदद की और उनकी व्यवस्था को ठीक किया। पेरियार द्वारा नगर पालिका प्रशासन में जो सुधार किए गए, उनका बहुत सकारात्मक परिणाम सामने आया। एक कुशल प्रशासन और संगठनकर्ता के रूप में उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई। नगरपालिका में काम के दौरान अपने शहर की जो सुंदर व्यवस्था उन्होंने की, उसकी मिसाल बहुत
कम देखने को मिलती है। इसका मुख्य कारण यह था कि सबसे गरीब एवं सबसे कमज़ोर लोगों के लिए शहर की व्यवस्था बनाना चाहते थे और वह अपनी इस कोशिश को पूरी तरह सफल करने में लगे रहे। राव बहादुर की उपाधि ठुकराई। पेरियार ने इन सफलताओं से कांग्रेस और सामान्य जनमानस ही प्रभावित नहीं था, बल्कि तात्कालिक ब्रिटिश सरकार ने भी उनके इस योगदान को सहारा। इसलिए उन्हें ब्रिटिश सरकार की तरफ से राव बहादुर का सम्मान देने की घोषणा की। लेकिन पेरियार द्वारा उपाधियों के आधार पर पैदा होने वाले ऊंच नीच के खेल को अच्छे से समझते हुए वे जानते थे कि किस प्रकार जाति, वर्ण, भाषा और अमीरी गरीबी से जुड़े हुए उपाधियां मनुष्य मनुष्य के बीच भेद पैदा करती हैं। इन सैद्धांतिक असमित के बिंदुओं के अलावा पेरियार ब्रिटिश सरकार की सम्मान एवं पुरस्कार की राजनीति को भी बखूबी समझते थे। इसलिए उन्होंने अंग्रेज सरकार द्वारा दी जाने वाली राव बहादुर की उपाधि लेने से साफ मना कर दिया। पेरियार जिस समय इरोड नगरपालिका की साफ सफाई व्यवस्था पर पुनरुद्धार कर रहे थे, उस समय एक और महत्वपूर्ण काम उन्होंने अपने हाथ में लिया। उस समय सड़कों को चौड़ा करना एक चुनौतीपूर्ण काम था। उस जमाने के धनी मानी लोग नहीं चाहते थे कि सड़कें चौड़ी हों और आम आदमियों को उन पर चलने का अधिकार मिले। यह असल में ब्राह्मण धर्म की भेदभाव भरी व्यवस्था की मानसिकता से उपजी हुई एक प्रवृत्ति थी। लेकिन प्रगतिशील विचारों वाले पेरियार इन ब्राह्मणवादी लोगों के विरोध के बावजूद सड़कों के चौड़ीकरण के काम को अंजाम देना चाहते थे। ऐसा इसलिए ताकि दलित, पिछड़े, अछूतों एवं स्त्रियां सहित सभी भारतीयों को सड़क पर चलने का अधिकार मिल सके। यह काम उन्होंने बड़ी लगन और मेहनत से पूरा किया। जब सड़कें चौड़ी हो गई तब शहर का एक अलग ही स्वरूप लोगों के सामने आया। तब पेरियार की सूझबूझ की तारीफ चारों तरफ होने लगी। इस बड़े बदलाव के बाद इन न केवल आम आदमियों को सड़कों पर चलने में ज़्यादा सुविधा होने लगी, बल्कि व्यापार व्यवसाय भी तेज़ी से बढ़ने लगा। लोगों को जल्द ही समझ में आया कि शहर की सड़कों के चौड़े होने से व्यापार और आर्थिक उन्नति का क्या संबंध होता है। इस तरह न केवल लोगों का जीवन आसान हुआ, बल्कि शहर में आर्थिक अवसरों का भी निर्माण हुआ और बहुत तरह के सामाजिक आर्थिक गतिविधियां शहर में तेज़ी से बढ़ने लगी। यह सब काम करते हुए पेरियार के हृदय में समाज सेवा की बड़ी प्रबल लगन पैदा हुई और अपने अनुभव में बड़े करीब से यह देख पा रहे थे कि समाज में छोटे छोटे बदलाव से लोगों के जीवन में कितनी बड़ी सुविधा पैदा हो जाती है। इसलिए उन्होंने अपने कारोबार में कमाए हुए पैसों के जरिए भारत समाज के सबसे वंचित और शोषित लोगों के जीवन को आसान बनाने का फैसला किया। पब्लिक ट्रस्ट का निर्माण। इस निर्णय के बाद उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया और अपने परिवार के नाम से एक पब्लिक ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट के जरिए वे गरीब बच्चों, स्त्रियों और बुजुर्गों के लिए स्कूल, आश्रम और अस्पताल खोलना चाहते थे। इस पूरी योजना के दौरान अपने परिवार से साझा किया, लेकिन शुरुआत में उनके बड़े भाई इस बात के लिए राजी नहीं हुए। इसके बाद पेरियार ने इस योजना को पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया और अकेले ही काम शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उनके सेवा कार्यों की चारों तरफ तारीफ होने लगी। इसके प्रभावित होकर उनके बड़े भाई भी धीरे धीरे इस काम की महत्ता को समझने लगे और इस कार्य में पूरी तरह शामिल हो गए। उनके बड़े भाई ई कृष्णा स्वामी ने चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई की और पढ़ाई पूरी होने के बाद पेरियार द्वारा बनाए गए ट्रस्ट में एक डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करने लगे। अध्याय 6, कांग्रेस और गांधी का प्रभाव। जिस समय पेरियार अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत कर रहे थे, उस समय भारत में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। यह वह दौर था जबकि पूरे देश में राष्ट्रीय कांग्रेस का बड़ा भारी अभाव मंडल फैला हुआ था। पूरे देश में गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा राष्ट्र निर्माण एवं
देश की आज़ादी की तरह तरह के प्रयोग हो रहे थे। पेरियार भी इन क्रियाकलापों से प्रभावित हुए और उन्होंने घोषित रूप से कांग्रेस के लक्ष्यों पर अपना लक्ष्य बना लिया और कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलजुल कर काम करने लगे। कांग्रेस में शामिल होने का उनका यह निर्णय उस समय घटी हुई एक भयानक घटना से भी जुड़ा हुआ था। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तथा उसने पेरियार को भीतर से हिलाकर रख दिया। इस समय वे इरोड नगर पालिका के चेयरमैन के रूप में काम कर रहे थे। वे इस समय में अंग्रेजों सरकार के खिलाफ बहुत कुछ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तात्कालिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की और उम्मीद से देखा और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। इस समय पूरे देश में गांधी की धूम मची हुई थी और कांग्रेस उनके नेतृत्व में न केवल राजनीतिक आज़ादी की बल्कि सामाजिक पुनर्निर्माण की एक नई लड़ाई लड़ रही थी। पेरियार ने जब उनके कार्यों को देखा तो वह भी बहुत प्रभावित हुए। वे अपने पारिवारिक ट्रस्ट के माध्यम से ठीक इसी तरह का काम कर रहे थे। जल्द ही उन्होंने गांधी के समाज निर्माण के कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू किया। अपनी व्यापारिक कारोबारी कुशलता एवं समाजसेवी भावना के जरिए जल्दी ही उन्होंने तात्कालिक समाज में समाजसेवी एवं नेता होने का एक सम्मानजनक मुकाम हासिल कर लिया। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई और लोग उन्हें तरह तरह के विषयों पर भाषण देने के लिए बुलाने लगे। वे अक्सर कन्नड़ भाषा में ओजस्वी भाषण दिया करते थे और अपने भाषणों में गांधी के सिद्धांतों और खादी के प्रचार सहित शराबबंदी और आज़ादी की लड़ाई के पक्ष में तर्क दिया करते थे। कांग्रेसी नेताओं पर पेरियार का प्रभाव। पेरियार अपनी सार्वजनिक सभाओं में तमिल, कन्नड़, मलयालम आदि सभी भाषाओं में ओजस्वी भाषण दिया करते थे और स्थानीय रूप से मुहावरे चुटकुलों का इस्तेमाल करके लोगों के मन में प्रवेश कर जाया करते थे। उनकी ओजस्वी भाषण शैली के कारण आसपास के इलाकों में लोग उनसे तेजी से जुड़ने लगे। इस प्रकार कांग्रेस का आभाम मंडल तेजी से दक्षिण भारत में फैलने लगा। जनमानस में कांग्रेस के प्रति इस बढ़ती सहानुभूति से कांग्रेस के अन्य नेता भी प्रभावित हुए। वे पेरियार को कांग्रेस में बड़ी भूमिका देने के लिए मन बनाने लगे। कांग्रेस के एक बड़े ब्राह्मण नेता श्री राजगोपालाचारी पेरियार के व्यक्तित्व और सफलता पर नजरें गड़ाए हुए थे। उन्होंने पहचान लिया कि पेरियार एक बड़े नेता की तरह उभरने वाले हैं और अगर इसका साथ कांग्रेस को मिलता है तो कांग्रेस दक्षिण भारत में और मजबूत हो सकती है। इसी नज़रिए से उन्होंने पेरियार को कांग्रेस में और ऊंची भूमिकाओं के लिए स्थान देने का निर्णय किया। उस समय श्री राजगोपालाचारी गांधी के विश्वास पात्र थे। उन्होंने उनके वरदहस्त का लाभ पेरियार को मिलने लगा। ठीक इसी समय कल्याण सुंदरम सहित कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता पेरियार के पक्ष में खुलकर आ गए और इस प्रकार पेरियार की भूमिका कांग्रेस में बढ़ती गई। धीरे धीरे कांग्रेस के प्रति उनका लगाव बढ़ता गया और वह लगातार स्थानीय अधिवेशनों में जाने लगे। वह कोयम्बटूर जिले की जिला कांग्रेस समिति के साथ राष्ट्रीय सेवा कार्यों से जुड़े हुए थे। कांग्रेस ने अपनी बढ़ती भूमिका के दौरान वह अपनी खुद की विचारधारा भी विकसित करते जा रहे थे। वे कांग्रेस में ब्राह्मणों के आधिपत्य से विशेष रूप से चिंतित रहते थे। ठीक इसी समय उन्होंने कई ब्रिटिश समकालीन कांग्रेस में गैर ब्राह्मणों के लिए अधिक अवसरों और सम्मान की बात उठाई। वे चाहते थे कि मुट्ठी भर ब्राह्मण को जितना सम्मान मिलता है, करोड़ों गैर ब्राह्मण को भी उतना ही सम्मान दिया जाए। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मामले में इसी विचार से उन्होंने गैर ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का पुनर्जोर कोशिश की, लेकिन कांग्रेस में छिपे बैठे प्रभावशाली ब्राह्मणों के षड्यंत्रों भाईचारा को उनका कोई प्रयास सफल नहीं होने दिया।
जस्टिस पार्टी को कमज़ोर करने की कांग्रेसी चाल। इस समय कांग्रेस के नेता यह चाहते थे कि गैर ब्राह्मण को कांग्रेस के प्रमुख भूमिका देकर जस्टिस पार्टी की बढ़ती हुई ताकत को रोका जाए। एक अन्य महान तमिल नेता मुदलियार द्वारा 1916 में स्थापित एक जस्टिस पार्टी की ताकत बढ़ती जा रही थी। जस्टिस पार्टी की स्थापना तमिलनाडु में ब्राह्मणों के द्वारा किए जा रहे जातीय भेदभाव एवं अत्याचारों के खिलाफ की गई थी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही तमिलनाडु के ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों में खाई बढ़ने लगी। कांग्रेस इस जस्टिस पार्टी के फैलाव से परेशान थी और किसी भी तरीके के अपने आप को मजबूत करना चाहती थी। इसी नज़रिए से तात्कालिक कांग्रेस ने गैर ब्राह्मण के हित पर ध्यान में रखते हुए 1917 में मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। पेरियार ने इनकी स्थापना के लिए 1000 रुपये दान में दिए। इस एसोसिएशन का स्थापना उद्घाटन सभा में वह शामिल हुए। वह चाहते थे कि गैर ब्राह्मण लोग भी सार्वजनिक जीवन एवं राजनीति में ताकतवर बने। इस उद्घाटन सभी में सर्व संपत्ति के केशव पिल्लई एवं एसोसिएशन के अध्यक्ष और पेरियार उपाध्यक्ष चुने गए। इसी दौर में गांधी ने अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की घोषणा की। पेरियार इस सत्याग्रह के पक्ष में थे और उन्होंने सत्याग्रह के समर्थन में तमिलनाडु में कई जिलों में सार्वजनिक सभाएं की। राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश के थोड़े दिनों के भीतर पेरियार ने एरोड नगर पालिका अध्यक्ष पद सहित अन्य सभी स्थानीय संस्थानों से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस में पेरियार की बढ़ती भूमिका। इसके बाद वे पूरी तरह कांग्रेस के काम में डूब गए। पेरियार 1914 में भूपेंद्र नाथ बोस की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस के मद्रास सत्र में भी शामिल हुए। मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की दूसरी वर्ष सभा 11 से 12 अक्टूबर 1919 को गोविंद दास की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस समय तक आते आते वे श्री कल्याण सुंदरम और पेरियार के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। इस सभा में मद्रास प्रेसिडेंसी के सभी प्रमुख गैर ब्राह्मण नेता शामिल हुए। यह दूसरी सभा पहले की तुलना में काफ़ी बड़े पैमाने पर आयोजित की गई थी। इस सभा के दौरान आयोजन के पीछे पेरियार का हाथ था और पेरियार द्वारा इसके सफल आयोजन की सबसे तारीफ की। इसके बाद जब दिसंबर 1919 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर सेशन बुलाया गया, तब पेरियार ने अन्य गैर ब्राह्मण नेताओं के साथ इसमें शिरकत की। इसी समय श्री राजगोपालाचारी तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी को और मजबूत बनाना चाहते थे। राजगोपालाचारी जानते थे कि पेरियार एक सशक्त और संपन्न व्यक्ति हैं और तमिलनाडु में कांग्रेस को मजबूत बना सकते हैं। पेरियार की जाति और कांग्रेस की योजना। हालांकि उसके पीछे एक और रणनीति भी थी। राजगोपालाचारी जानते थे कि पेरियार खुद एक बालित जाति के सदस्य हैं। ऐसे में अगर बालित जाति के लोगों का समर्थन कांग्रेस को मिलता है तो कांग्रेस तमिलनाडु में बहुत तेजी से उभर सकती है। इसलिए राजगोपालाचारी और पी वरदावुर्जु के मिलकर पेरियार को कांग्रेस की नई भूमिका के लिए राजी कर लिया। ये दोनों जानते थे कि पेरियार राजनीति के ज़्यादा सामाजिक सुधार के पक्षधर थे। ऐसे में इन्हें लगता था कि पेरियार को अन्य सामाजिक बदलावों की लड़ाई का आश्वासन देकर राजनीति में लाया जाए तो तुरंत राजी हो जाएंगे। इन दोनों ने मिलकर पेरियार को यह समझाया कि कांग्रेस में रहते हुए केवल राजनीतिक मुक्ति का ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय लड़ाई का मौका भी मिल सकता है। पेरियार इस बात के लिए राजी हुए और 1919 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। इस समय श्री राजगोपालाचारी मानते थे कि भारत में सामाजिक बदलाव की सख्त जरूरत है और अन्य सामाजिक बदलाव का लक्ष्य गांधी और कांग्रेस के साथ काम करके आसानी से हासिल किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि
पेरियार श्री राजगोपालाचारी की इस मान्यता से बहुत प्रभावित हुए थे। सामाजिक बदलाव की इच्छा और देश की आज़ादी का सपना संजोए हुए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधि में अपनी पूरी ताकत लगा दी। असहयोग आंदोलन, खादी चरखा और पेरियार। सन 1920 के सितंबर में कोलकाता में गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन को औपचारिक समर्थन देने के लिए कांग्रेस का एक विशेष सत्र बुलाया गया। इस सत्र के असहयोग आंदोलन की योजना में बड़े पैमानों पर समर्थन किया गया। हालांकि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 में काफ़ी वाद विवाद के बाद यह योजना स्वीकार कर ली गई। असहयोग आंदोलन के दौरान यह योजना थी कि समाज के नवनिर्माण के सकारात्मक काम शुरू किए जाएं। समाज के नवनिर्माण के ये सकारात्मक काम पेरियार के अपने व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक दर्शन के बहुत नज़दीक थे। इसलिए पेरियार इन कार्यक्रमों से बड़े प्रभावित हुए और स्वदेशी एवं खादी प्रचार करते हुए खुद भी खादी पहनने लगे और चरखा चलाने लगे। उन्होंने आगे बढ़कर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी बहुत काम किया और अपने इलाके में शराबबंदी के लिए आंदोलन चलाया। इस समय पेरियार बहुत गंभीरता से कांग्रेस के साथ समाज निर्माण एवं भारत में चल रहे आंदोलन में लगे हुए थे। गांधी के असहयोग आंदोलन के साथ जुड़े रहकर उन्होंने इन गतिविधियों के प्रचार में पूरा सहयोग किया। शराबबंदी आंदोलन और पहली बार जेल यात्रा। पेरियार अपने बचपन से ही अपने आसपास शराबबंदी और ताड़ी पीने के दुष्प्रभाव को देखते हुए आए थे। कांग्रेस के आह्वान पर असहयोग आंदोलन के साथ साथ जब शराबबंदी की बात उठाई गई तब पेरियार ने शराबबंदी के आंदोलन में भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। कोयम्बटूर में कांग्रेस के सहयोग में शराबबंदी के समर्थन में एक बड़ा आंदोलन चलाया गया। पेरियार से प्रभावित होकर वीसी वेरेंगिरी जैसे स्थानीय नेताओं ने कांग्रेस के साथ मिलकर आबकारी की दुकानों के आगे धरने दिए और शराब की दुकानों की वार्षिक गुलामी को रोकने के लिए आंदोलन चलाया। पेरियार ने खुद 1921 में मद्रास राज्य में शराबबंदी के लिए एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया। 1921 में इरोड में भी शराबबंदी आंदोलन शुरू हो गया। इस आंदोलन के कारण अंग्रेज सरकार ने पेरियार को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 1 महीने जेल की सज़ा दी गई। उनके साथ लगभग 100 लोगों को अल्पकालीन कारावास दिया गया। शराबबंदी आंदोलन को इतने बड़े पैमाने पर सफलता मिलते हुए देखकर खुद गांधी भी पेरियार की क्षमता से बहुत प्रभावित हुए। गांधी ने पेरियार की तारीफ करते हुए कहा कि शराबबंदी के लिए अकेले ही इरोड में बहुत बहादुरी से काम किया है, इसलिए रामास्वामी नायकर को 1 महीने की जेल का पुरस्कार मिला है। इस आंदोलन को ब्राह्मण एवं गैर ब्राह्मण समाज का समान रूप से सहयोग प्राप्त हुआ। खासतौर पर दलित एवं पिछड़ी जातियों में इस आंदोलन की सफलता से बहुत बदलाव देखने को मिला। गरीब परिवार में शराब के कारण बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती थी। शराबबंदी के बाद दलित एवं पिछड़ी जातियों के परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरी और उनमें पारिवारिक कलह भी कम हुई। इस प्रकार पेरियार दलित एवं पिछड़ी जातियों की स्त्रियों में बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गए। इन अभियानों में उनकी पत्नी नाममंगई और बहन कन्नम्मल भी उनके साथ थी। इन स्त्री कार्यकर्ताओं के शामिल होने के बाद इस आंदोलन को दलित बहुजनों और खासकर स्त्रियों के बीच काफ़ी लोकप्रियता मिली। इस आंदोलन के स्थानीय प्रशासन पर भारी दबाव बनाया और प्रशासन को समझौता करने के लिए मजबूर किया। यह पेरियार की बड़ी जीत थी। जन आंदोलन की सफलता के बाद वे जनता के नायक बन गए और 1922 में कांग्रेस समिति के तिरुपुर सत्र के दौरान पेरियार को मद्रास प्रेसिडेंसी कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया। शराबबंदी के दौरान आंदोलन के बाद पेरियार जीवन की पहली बार जेल गए। उन्होंने शराबबंदी के दौरान 1921 से 1922 के बीच
थड़मपट्टी में लगे हुए खुद के 500 नारियल के पेड़ों को कटवा दिया था। खादी के प्रचार में पेरियार। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी ने पूरे देश में सामाजिक नवनिर्माण की योजना पर जोर दिया। इस आंदोलन में समाज के पुनर्निर्माण के लिए ऐसे कर्मों की योजना घोषित की गई जिसके जरिए कुछ न कुछ सामाजिक सुधार और निर्माण का काम किया जा सके। विशेष रूप से खादी और चरखा एक नया प्रतीक था जो न केवल लोगों की कल्पनाशीलता से जुड़ते थे बल्कि उन्हें समाज के पुनर्निर्माण में शामिल होते हुए कुछ सार्थक करने का आत्मसम्मान और बोध भी देते थे। इस प्रकार लोग गांधी से तेजी से जुड़ने लगे। खादी का प्रचार करना और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने एक सोची समझी रणनीति भी थी जिसके जरिए अंग्रेज सरकार के कपड़ा उद्योग को चौपट करके स्थानीय भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके। यह अंग्रेज सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक जबरदस्त आर्थिक रणनीति थी। पेरियार ने इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लिया था क्योंकि वह खुद एक व्यापारी थे। खादी का प्रचार करते हुए पेरियार ने पूरे तमिलनाडु में सघन दौरा किया। असहयोग आंदोलन के दौरान शराबबंदी और खादी के प्रचार के काम से जब जनता को संबोधित करते थे तब उनके भीतर एक महान नेता की छवि उभरने लगती थी। धीरे धीरे तमिलनाडु सहित पूरे दक्षिण भारत में उनके भाषणों और नेतृत्व क्षमता की धाक जम गई। पेरियार ने खादी के प्रचार के लिए अलग अलग किस्म की रणनीति अपनाई और अपने इलाके में खुद चरखा चलाते हुए खादी का प्रचार शुरू किया। पेरियार ने खुद अपने महंगे कपड़े त्याग दिए और खादी के कपड़े पहनना और बेचना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि पेरियार ने अपना परिवार के सभी सदस्यों को मुलायम और महंगे कपड़े त्याग कर खादी के मोटे कपड़े पहनने के लिए राजी कर लिया। पेरियार के इस निर्णय को देखकर जस्टिस पार्टी के संस्थापक क्रांतिकारी नेता वी कल्याण सुंदरम भी बहुत प्रभावित हुए और उनके पेरियार की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। पेरियार की विशिष्ट जनसंपर्क शैली। पेरियार एक अपनी व्यवहारिक और व्यापारिक बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए खादी के अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हैं और वे आसान भाषा में जनता को समझाते थे कि अगर खादी का इस्तेमाल किया जाए तो अंग्रेज सरकार की कपड़ों की मिलें बंद हो जाएंगी। खादी के इस्तेमाल से स्थानीय मजदूर और किसान भी मजबूत होंगे। पेरियार की इन बातों का जनता पर बहुत असर पड़ता है और आम जनता खादी एवं असहयोग आंदोलन से तेजी से जुड़ने लगती और पेरियार के अपने इलाके में इरोड और तिरुपुर में खादी ग्रामोद्योग तेजी से आगे बढ़ा और खादी के कपड़ों के उद्घाटन का यह प्रमुख केंद्र बन गया। इरोड में तमिलनाडु कांग्रेस खादी वस्त्रालय पेरियार के नेतृत्व में ही चलाया गया। इस आंदोलन के प्रभाव के कारण पेरियार को ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। यह एसोसिएशन भारत में खादी का प्रचार करने और खादी के कपड़ों के दाम पर नियंत्रण रखने के लिए बनाई गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ आज़ादी के आंदोलन के दौरान तमिलनाडु में खादी का प्रचार करने में पेरियार बहुत आगे निकल गए थे। हमेशा की तरह वे अच्छी अच्छी बातों को केवल दूसरों को सिखाने तक ही सीमित नहीं रहते थे बल्कि उन्हें अपने जीवन में भी उभारते थे। लेकिन इसलिए जब वे आसपास के लोगों को देखते थे तो पेरियार जिस बात पर प्रचार कर रहे थे उनका खुद भी पालन कर रहे थे तो उनके प्रति उनकी निष्ठा और श्रद्धा बढ़ जाया करती थी। गांधी के मार्गदर्शन में तमिलनाडु में खादी का प्रचार करते हुए उन्होंने सलेम जिले के तिरुचेनोगड़े तालुक के पडुमलयम में एक खादी आश्रम की स्थापना की। साथ ही वायाकोम आंदोलन के दौरान भी उन्होंने खादी का धुआंधार प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने 40 से भी अधिक खादी की दुकानों की स्थापना करवाई जिसके कारण खादी का उत्पादन और प्रयोग बहुत अधिक बढ़ गया था। उनकी सफलता के कारण उन्हें खादी प्रचार आयोग का नेता और
तमिलनाडु की बुनकर सभा का अध्यक्ष भी चुना गया। यहाँ तक पेरियार आधुनिक भारत के निर्माता अध्याय 6 समाप्त होता है।